तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और एक माँ अपने बच्चे के साथ घर की तरफ जा रही है और यहाँ पर इस बच्चे के चेहरे पर एक पट्टी बंधी होती है और यहाँ पर इस बच्चे का एक पैर भी नकली होता है। इसी वजह से वो अपनी माँ को पकड़ के चल रहा होता है और इस बच्चे का नाम चोइन होता है। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों ही घर पहुँचते हैं और साथ में डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर चोइन की माँ चोइन से कहती है कि हमेशा अपनी पट्टी अपनी आंखों के ऊपर ही रखना, कभी भी इसे निकालना मत। अब वो यहाँ पर डिनर ही कर रहे होते हैं कि इतने में चोइन के पिता वहाँ पर आते हैं और वो आते ही चोइन और उसकी माँ को दोनों को काफी गालियां देने लगते हैं और वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की। और यहाँ पर वो चोइन में एक तमाचा मारता है और उससे कहता है कि क्या ये ऐसी पट्टी पहनकर इंसान बन जाएगा। और यहाँ पर वो उसे काफी बुरी तरीके से धमकाता है कि वो उसकी आंखें निकाल लेंगे। और यहाँ पर वो चोइन को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन चोइन की माँ बीच में आकर चोइन को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर चोइन के पिता चोइन की माँ को काफी बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। और अब ये सब चोइन के हद से बाहर चला गया था और अब चोइन ये सब नहीं सह सकता था, इसलिए वो अपने मदर का कहना ना मानते हुए अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि चोइन अपने पिता के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर हम उसके पिता को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ हो गया होता है और वो बिल्कुल एक बेहोशी की हालत में पीछे चलते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर चोइन भी सीधे सीधे चल रहा होता है और यहाँ पर चोइन के पिता पीछे की ओर चलते ही जाते हैं और एक भीड़ वाले इलाके में आकर रुक जाते हैं। और यहाँ पर वो चोइन की तरफ देखकर उसी हिप्नोटिक हालत में अपने ही हाथों से अपनी गर्दन घुमा लेते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर चोइन की माँ को देखते हैं जो कि चोइन के ऊपर काफी चिल्ला रही होती हैं और तभी वो एकदम से चोइन का गला दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि चोइन उसी तरीके से उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही कर देता है और उन्हें अपने आप को मारने से रोक देता है और अपनी माँ को एक नदी के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर चोइन उन्हें छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर चोइन की माँ चोइन के लिए काफी रोती है कि उन्होंने एक शैतान को पैदा किया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चोइन के अंदर एक स्पेशल पावर है जिससे कि वो अपनी आंखों के जरिए लोगों की तरफ देखकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ से कहानी काफी साल आगे चली जाती है जहाँ पर हम चोइन को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका होता है, लेकिन वो किसी से भी मतलब नहीं रखता और अकेला ही रहता है। और यहाँ पर वो अपनी कहानी नरेट कर रहा होता है जहाँ पर वो कहता है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारने की कोशिश की और इसमें आखिर मेरी क्या गलती थी कि अगर ये पावर्स मेरे अंदर पैदा हुई और भले ही वो मुझे मॉन्स्टर कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी शक्तियों की अपनी पावर्स की इज्जत करता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि चोइन अपनी पावर्स से बड़ी बड़ी जगहों पर चोरियां करता है और हम देखते हैं कि उसका कोई घर नहीं होता और वो अलग अलग होटलों में ही रहता था और वहीं से अपनी चोरियों को अंजाम देता था। अब अगले सीन में हम एक कार क्रैशिंग प्लेस को दिखाते हैं जहाँ पर एक किम नाम का बंदा अपने दोस्त बॉब और अली के साथ काम करता था। और यहाँ पर किम बॉब से पूछता है कि आखिर आज कौन सा दिन है और बॉब बताता है कि थर्सडे। और ये सुन के वो तीनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि थर्सडे उनका छुट्टी का दिन होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पर काफी मजे करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ से आते वक्त किम का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों ही बॉब और अली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। और यहाँ पर अली किम से कहता है कि तुम तो काफी किस्मत वाले हो जो कि इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गए। और यहाँ पर वो दोनों ही किम के काफी मजे लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि कुछ समय बीतता है और किम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और ये काफी वियर्ड था क्योंकि इतने बड़े एक्सीडेंट से रिकवर होना काफी मुश्किल होता है, लेकिन किम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया? अब इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इतने दिन छुट्टी लेने की वजह से किम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद किम नौकरी ढूंढने लगता है और वो एक न्यूज़पेपर में एक नौकरी देखता है जहाँ पर यूटोपिया में एक माइक नाम का आदमी अपनी दुकान के लिए एक लड़के को ढूंढ रहा है और वहाँ पर एक जगह खाली है। अब उस ऐड को देखकर हम देखते हैं कि किम अपने पैर की पट्टी काटकर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और यूटोपिया पहुंचकर किम वहां के मालिक माइक से मिलता है। और यहाँ पर दुकान का मालिक माइक किम से कुछ सवाल पूछता है और यहाँ पर वो उसकी सिंप्लिसिटी देखकर उससे काफी खुश होता है और उसे वहाँ पर नौकरी के लिए रख लेता है। अब यहाँ पर बात करते वक्त माइक किम को बताता है कि उसकी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इलेक्ट्रिक शॉकर भी है। तब यहाँ पर किम माइक से पूछता है आखिर उनका काम क्या है। तब यहाँ पर माइक उसे बताता कि मेरा पूरा काम तो पैसों का लेन देन का है और इसी वजह से मैंने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है। और फिर यहाँ पर माइक किम को बताता है कि मैंने सिक्योरिटी के लिए
यहाँ पर बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ पर कोई तो है जो कि हर बार आकर मेरे यहाँ से पैसे चोरी करके चला जाता है और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि माइक की बेटी वहाँ पर आ जाती है और माइक किम से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ पर उसकी बेटी अपना नाम रेचल बताती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं इसका असली नाम तो सूक है, ना कि रेचल, क्योंकि यहाँ पर सूक को फॉरेन जाकर अपनी हायर स्टडीज करनी है और इसी वजह से वो अपना नाम रेचल प्रेफर करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन माइक अपनी जॉब पर जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर माइक नहीं होता, बल्कि वहाँ तो माइक की डॉटर होती है और वो कहती है कि फादर थोड़ी देर में आएंगे। तब यहाँ पर किम उसे एक च्युइंगम देता है जिसे कि वो ले लेती है और इसके बाद हम देखते हैं कि सूक यहाँ पर एक बड़े से कीड़े को उस च्युइंगम के रैपर से पकड़ती है, जिसे देखकर किम थोड़ा डर जाता है और यहाँ पर सूक उसे बताती है कि मैं एक एयर होस्टेस बनने की तैयारी कर रही हूँ। अब तभी यहाँ पर किम को अपने दोस्तों का कॉल आता है और वो दोनों भी वहाँ पर आने का कहते हैं। तब यहाँ पर किम माइक से जाकर पूछता है क्या वो अपने दोस्तों को आज यहाँ पर बुला सकता है, जिसके लिए माइक भी मान जाता है। जिसके बाद यहाँ पर बॉब और अली भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं कि माइक बॉब और अली को कोरियन बोलता देख काफी हैरान हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ से हो, और बॉब कहता है कि मैं घाना से हूँ और अली कहता है कि मैं टर्की से, लेकिन अब वो यहीं पर रहते हैं तो इसी वजह से उन्होंने कोरियन लैंग्वेज सीख ली। अब यहाँ पर अपने बॉस के जाने के बाद किम अपने दोस्तों से कहता है कि देखो मैं कुछ ही दिनों में यहाँ का मैनेजर बन जाऊंगा तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तब यहाँ पर बॉब उससे कहता है कि तुम्हारा बॉस तो मुझे काफी खड़ूस लगा, लेकिन किम कहता है कि नहीं नहीं, मेरा बॉस तो काफी सही आदमी है और वो ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक करते रहते हैं। और ये यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चोइन आ जाता है, मतलब कि वही साइकिक पावर वाला आदमी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और वो वहाँ आते ही सभी को कंट्रोल कर लेता है और सभी के सभी उसी पोजीशन में रुक जाते हैं जैसे कि वो उसके आने से पहले खड़े थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो कि आंखों में ही उसकी शक्ति थी और वो यहाँ पर माइक से उसके दुकान के लॉकर को खुलवाता है और यहाँ पर माइक उस हिप्नोटिक हालत में अपने सारे पैसे निकाल कर उसे दे देता है। लेकिन तभी अचानक से किम की उंगलियां हिलने लगती हैं और यहाँ पर किम धीरे धीरे अपने सर को हिलाता है। अब ये देखकर चोइन काफी हैरान रह जाता है और वो काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई इंसान उसकी पावर के वश में कैसे नहीं हुआ। और तब यहाँ पर किम उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन यहाँ पर चोइन उस पर अपनी और पावर से हमला करता है, लेकिन यहाँ पर किम अपने आप को धीरे धीरे उसकी पावर से बचाने में कामयाब होता है। अब ये देखकर चोइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो किम के ही दोस्तों से उसके ऊपर हमला करवा देता है और सूक से उसके पीठ में चाकू से हमला करवा देता है। जिसके बाद यहाँ पर किम उनसे छूटकर चो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर चो अपनी शक्तियों से माइक को फंसा देता है। अब ये देखकर किम चो को छोड़कर माइक को बचाने की कोशिश करता है। अब इसके बाद चो अपनी आंखों की पावर से माइक को कंट्रोल करके उसी के शॉकर से किम को करंट के झटके लगा देता है, जिससे किम वहीं पर बेहोश हो जाता है और माइक का गर्दन भी वहीं फंसकर रह जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाता है कि किम को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पर उसके दोस्त उसे स्ट्रेचर से लेकर जा रहे होते हैं और उसी के आगे उसके बॉस माइक भी दूसरे स्ट्रेचर पर होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किम को होश आ जाता है और वो अपने स्ट्रेचर से उचककर अपने बॉस को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर काफी कोशिश करने के बाद भी किम के बॉस को नहीं बचा पाते और वहाँ पर माइक की मौत हो जाती है और इसका जिम्मेदार होता है वो चो। अब इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर चोइन को देखते हैं जो कि किम के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर किम के अंदर ऐसा क्या है जो कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। अब अगले सीन में यहाँ पर माइक का फ्यूनरल हो रहा था, जहाँ पर तीनों दोस्त बैठे होते हैं और किम यहाँ पर रेचल का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों के साथ अपने बॉस के ऑफिस जाता है और वहाँ पर जो सीसीटीवी लगा था वहाँ की रिकॉर्डिंग चेक करता है और वहाँ पर वो देखता है कि उस सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था कि चो ने क्या क्या किया है। और उस रिकॉर्डिंग को देखकर बॉब और अली कहते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है और वो किम से कहता है कि आखिर वो उसके चंगुल से कैसे बचा। अब इसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग की टेप को लेने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर चोइन आ जाता है और वो अपने साथ कुछ लोगों को अपने वश में करके लाया होता है और अब उसे देखकर तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो टेप अंदर ही भूल आता है। अब यहाँ पर किम उस टेप को लेने के लिए वापस जाता है और वहीं पर छुप जाता है, पर तभी चोइन उसे पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर किम किसी तरीके से भागते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब चोइन बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि आखिर किम कहाँ गया, लेकिन यहाँ पर किम अपनी गाड़ी से चो को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर चोइन भागता है लेकिन किम उसका पीछा करता है। अब इसके बाद यहाँ पर गाड़ी एक डेड एंड के पास आ जाती है और चोइन वहाँ पर फंस जाता है।
अब ये देखकर किम अपनी गाड़ी से उतरता है और चो इन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर कुछ और लोग भी थे और चो इन उन्हें कंट्रोल करके किम के ऊपर हमला करवा देता है। और उन लोगों में से एक किम को एक कांच की बोतल से मारने वाला होता है कि इतने में किम चो इन के पैर पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से उसे झटका देता है और चो इन वहीं पर गिर जाता है और उसके कंट्रोल में जो भी लोग थे वो सभी ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जब तक चो इन होश में रहेगा तभी तक उसके कंट्रोल में वो लोग रह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि चो इन उस टेप को और चो इन को पुलिस स्टेशन लाकर उन्हें पुलिस को दिखाता है और यहाँ पर उसने चो इन के चेहरे को एक प्लास्टिक बैग से कवर कर रखा था और वो सभी ऑफिसर से कहता है कि इंट्रोगेशन के समय इसके ऊपर इस बैग को मत हटाना। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सिर्फ 3 ही पुलिस ऑफिसर थे, जिनमें से 2 ऑफिसर चो इन को सवाल जवाब करने के लिए अंदर ले आते हैं और एक ऑफिसर किम से बात करने लगता है और किम की बातों से वो ऑफिसर उसे पागल समझता है, क्योंकि कौन ही बिलीव करेगा इन साइकिक पावर्स के बारे में। अब इसके बाद जब वो तीसरा ऑफिसर अंदर चो इन के पास आता है तो वो उसके चेहरे से उस प्लास्टिक बैग को हटाने लगता है। तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सभी सीसीटीवी कैमरास में बहुत ही अजीब सी रिकॉर्डिंग है, तो इस प्लास्टिक बैग को मत हटाओ। लेकिन वो तीसरा पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं सुनता और चो इन के चेहरे से वो प्लास्टिक बैग हटा देता है और उस प्लास्टिक बैग के हटते ही चो इन तीनों पर कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर किम भी उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वो एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है और अब यहाँ पर चो इन वहाँ पर खड़े सभी लोगों को कंट्रोल कर लेता है और किम के ऊपर हमला करवा देता है। अब यहाँ पर किम उनसे बचते बचाते हुए चो इन की तरफ भागता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चो इन एक लेडी को कंट्रोल करके उसके बच्चे को रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है और तभी उस रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही होती है और वो बच्चा ट्रेन से टकराकर मरने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से किम ट्रेन की तरफ जंप करता है और उस बच्चे को पकड़कर ट्रेन से टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और खुशकिस्मती से उस बच्चे को कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब इस एक्सीडेंट की वजह से किम को बहुत ही ज्यादा इंजरी आई होती है। अब ये देखकर चो इन पूरी पब्लिक को वापस से नॉर्मल कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किम उसी हालत में एक चेयर पर बैठता है और तभी वहाँ पर चो इन भी आकर बैठता है और वो किम से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आते। और तभी किम वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि पुलिस ने किम के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। अब अगली सुबह किम अपने पुराने वर्क प्लेस पर जाता है जहाँ पर उसके दोनों ही दोस्त अभी भी काम कर रहे थे और यहाँ पर अली और किम आपस में बात करते हैं और बॉब बाहर से नजर रख रहा होता है कि आखिर वहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि अब किम एक क्रिमिनल हो चुका था और अब कोई भी पुलिस को कॉल करके उन्हें किम के बारे में इन्फॉर्म कर सकता था कि किम यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर किम कहता है कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है। अब यहाँ पर उसके दोनों ही दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और उन्हें उस किलर चो इन को ढूंढने दो। लेकिन यहाँ पर किम उनकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि पुलिस या कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता और उसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। अब यहाँ पर अली किम को इस दलदल से निकालने के लिए पुलिस को कॉल करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी बॉब वहाँ पर आकर उन्हें एक आइडिया बताता है और अब वो लोग एक पॉन शॉप पर आते हैं और उसकी सीसीटीवी मांगने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि क्या आपने किसी आदमी को देखा है जिसके पास किसी तरीके की सुपर पावर हो। अब वहाँ पर ये बातें सुनकर वो ओनर उसे गाली देकर भगा देता है। अब यहाँ पर ये लोग और भी कई जगह पर ट्राई करते हैं जहाँ पर पहले भी चोरियां हुई थी, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बनता। अब रात में अली एक आइडिया निकालता है कि वो अपने हेलमेट पर फोन को अटैच कर देंगे और वो यहाँ पर उस हेलमेट को किम को पहनने के लिए देता है, ये सोचकर कि वो उस हेलमेट में लगे हुए कैमरे से पूरे रास्ते को रिकॉर्ड करेंगे ताकि कि जब चो इन उनके सामने आए तो वो उस कैमरे को देखकर उन्हें कंट्रोल ना करे। अब ऐसा सिर्फ अली को ही लगता था। अब यहाँ पर वो लोग एक फ्लैश गन भी बनाते हैं जिसे फायर करते ही चारों तरफ रोशनी हो जाएगी और चो इन उन्हें उस रोशनी की वजह से नहीं देख पाएगा और इसी वजह से वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसके घर पर कुछ पुलिस वाले तलाशी कर रहे होते हैं और तभी वो लेडी बचपन के चो इन को इमेजिन करती है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर हम इतना तो समझ ही जाते हैं कि ये चो इन की माँ होती है, लेकिन तभी अचानक चो इन अपना आखिरी सबूत मिटाने के लिए उन्हें मारने के लिए आता है और यहाँ पर वो उनके सर के सामने गन पॉइंट कर देता है, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से अपनी माँ को नहीं मार पाता। अब इसके बाद वो वहाँ पर सभी ऑफिसर्स को कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है और उन्हें एक ड्रेनेज के ऊपर लाकर उन्हें वहाँ से जंप करवा देता है। अब इसके बाद यहाँ पर उसकी माँ उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागती हैं।
लेकिन चोइन जब तक जा चुका था। अब इसकी दूसरी तरफ हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ कार में कहीं जा रहा होता है और वो लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि वो पहले चोइन को हराएंगे और उसके बाद वो एक पार्टी करेंगे। अब यहाँ पर किम वैसे ही काफी थका हुआ था तो वो गाड़ी में ही सो जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और अचानक से किम की नींद खुलती है और तभी वो देखता है कि बॉब अपना कंट्रोल खो चुका है और वो एक गन से अली के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन किम उसे बचाता है और वहीं पर गाड़ी रोक देता है। किम देखता है कि चोइन एक बिल्डिंग के ऊपर से बॉब को कंट्रोल कर रहा है। अब किम जल्दी से उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर सभी लोग चोइन के कंट्रोल में होते हैं और यहाँ पर चोइन किम से कहता है कि अगर मैंने इन सभी को इस बिल्डिंग से जंप करवा दिया तो इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, मैं या तुम? और यहाँ पर कौन जीतेगा, जिसके पास इतने सारे लोग हैं लड़ने के लिए, या फिर तुम जिन्हें इतने लोगों से लड़ना है? लेकिन यहाँ पर चोइन की वार्निंग पे भी किम वहाँ से नहीं जाता तो यहाँ पर चोइन उन सभी लोगों को वहाँ से जंप करवा देता है। अब किम ये देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चोइन बिल्डिंग से बाहर निकलकर अली और बॉब की गाड़ी की तरफ जाता है और वहाँ पर अली और बॉब हेलमेट के ऊपर फोन लगाकर बैठे हुए थे और यहाँ पर वो अपनी फ्लैश गन को चोइन के ऊपर एम करके उसे फायर कर देते हैं, ये सोचकर कि लाइट में चोइन कुछ देर तक कुछ भी नहीं देख पाएगा। लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है और चोइन उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर किम उन दोनों को ढूंढता है लेकिन वो फिर भी नहीं मिलते। तब यहाँ पर किम अपने बॉस के ऑफिस में वापस जाता है और अपने दोस्तों को वहाँ पर पाता है जिनके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। तभी यहाँ पर चोइन किम को भी बेहोश कर देता है और जब किम को होश आता है तो वो खुद भी अपने आप को उसी हालत में पाता है और यहाँ पर चोइन ने उन तीनों के गले में रस्सी बांधी हुई थी और उन तीनों को ही एक स्टूल पर खड़ा कर रखा था और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो टेबल से जरा भी हिले तो वो फांसी लगाकर मारे जाएंगे। अब यहाँ पर किम चोइन से कहता है कि प्लीज मुझे मार दो और इन लोगों को छोड़ दो। तब यहाँ पर चोइन किम से कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने मेरी बात पहले नहीं मानी, तो अब मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और अब यहाँ पर चोइन बॉब और अली को अपने अपने स्टूल से जंप करवा लेता है और वो दोनों ही मरने वाले होते हैं। और अब यहाँ पर चोइन किम की रखी हुई कुर्सी को भी हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर किम अपने रखे हुए स्टूल को खुद ही गिरा देता है और स्विंग करके और अपनी रस्सी को काट कर अपने आप को फ्री करता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों को भी फ्री करता है। लेकिन जब तक वो उन्हें नीचे उतारता है वो दोनों ही मर चुके थे। अब यहाँ पर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले तो उसके बॉस और अब फिर उसके दोनों दोस्त भी मारे गए और अब वो तेजी से चोइन के पीछे जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चोइन ने रेचेल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। और यहाँ पर किम अपनी गाड़ी से चोइन की गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन तभी अचानक से चोइन का विजन कमजोर हो जाता है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे कार से बाहर आता है, लेकिन उसका एक नकली पैर कार में ही रह जाता है और अब जो भाग नहीं सकता था। और इसके दूसरी तरफ किम के कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसकी कार की स्पीड भी स्लो हो जाती है। अब यहाँ पर चोइन आसपास की सभी कारों को कंट्रोल करके किम की कार से टकराने की कोशिश करता है। अब तभी किम को एक विजन आता है जिसमें उसे अपने दोनों दोस्त मिलते हैं और वो उसे बता रहे होते हैं कि इस कार में एक नाइट्रो भी है। और किम उस बटन को क्लिक करके कार का नाइट्रो ऑन करता है और तेजी से चोइन की तरफ जाता है। अब इसके बाद चोइन किम के ऊपर एक पुलिस गन से गोली चला देता है और किम का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में चोइन अपने नकली पैर को वापस से लगाता है और रेचेल को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और यहाँ पर किम भी उसका पीछा करता है। और अब दोनों ही काफी थक चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर किम चोइन को पकड़कर काफी मारता है। लेकिन तभी चोइन उसे बताता है तुम तो भूल ही गए कि रेचेल कहाँ पर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने रेचेल को उस बिल्डिंग की एड्ज पर खड़ा कर रखा था। और अब यहाँ पर वो किम से कहता है कि अगर तुम उसे बचा सको तो जाओ बचा लो। अब यहाँ पर किम रेचेल को बचाने के लिए उसके पास भागता है, लेकिन यहाँ पर चोइन अपने पास से गन निकाल कर किम को शूट कर देता है और फिर चोइन उसे काफी मारता है। और यहाँ पर किम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है और वो चोइन को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से जंप कर देता है और दोनों ही नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और एक कार पे जाके गिरते हैं। और यहाँ पर रेचेल भी किम के कारण नीचे नहीं गिरती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और रेचेल को होश आता है और वो खुद को उस बिल्डिंग की छत पर पाकर
काफी हैरान हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि किम जिंदा बच जाता है और जोइन मारा जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उस हादसे के बाद किम की बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और यहाँ पर वो रेचल के पास एक मेट्रो स्टेशन पे जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेचल भी अब एक एयर होस्टेस बन चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पब्लिक को एक रेलवे ट्रैक पर एक लड़की गिरी हुई दिखती है और सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर उसे कौन बचाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेन भी आ रही होती है और यहाँ पर उस मेट्रो ट्रेन से दबकर वो लड़की मरने वाली होती है कि तभी ये सब देखकर किम जोर से चिल्लाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किम उस लड़की को उठाकर सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था और अब ये देखकर रेचल और किम एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन अब मैं जानता हूँ काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये किम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाता है। तो यार किम के पास भी नॉर्मल लोगों से जल्दी हील होने की शक्ति होती है और जल्दी से हील होना यही उसकी सुपर पावर होती है। और वहीं इसके दूसरी तरफ जोइन के पास दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने की पावर होती है और इसी वजह से किम पहले भी अपने बस एक्सीडेंट से बच गया था और इसी वजह से वो जोइन के कंट्रोल में भी नहीं आता। तो इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, सायोनारा, बाय बाय, टाटा।